जब महंगाई बढ़ रही हो और स्टॉक मार्केट रोज ही नीचे गिर रहा हो, तो आप हर जगह एक ही बात सुनेंगे, कहीं रिसेशन तो नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन कैसे आता है और रिसेशन में हमें क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिनवेस्टी, फाइनेंस का नॉलेज हब। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसेशन क्या होता है। जब भी किसी देश में बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग का काम स्लो हो जाता है या फिर उस देश का आर्थिक विकास पहले से कम हो जाता है, तो उस समय को हम रिसेशन कहते हैं। रिसेशन कुछ महीनों से लगाकर 1 या 2 साल तक भी रह सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी देश की जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर मतलब पिछले 2 तिमाही में ग्रो नहीं कर पा रही हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो देश मंदी में जा रहा है। जीडीपी की चर्चा हम किसी और वीडियो में अलग से करेंगे। अब हम देखेंगे कि वो कौन से 4 इंडिकेटर या संकेत हैं जिनको देखकर बताया जा सकता है कि देश में मंदी आ रही है। पहला इंडिकेटर है मंथली जीडीपी का गिरना। दूसरा संकेत है एम्प्लॉयमेंट का कम होना, मतलब रोजगार के आंकड़ों का गिरना। तीसरा संकेत है मैन्युफैक्चरिंग का कम होना। और चौथा इंडिकेटर है होलसेल और रिटेल के सेल्स का कम होना। ये 4 इंडिकेटर जब भी कम होने लगे और कुछ महीने तक कम ही होते रहे, तो समझना कि रिसेशन आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इन सब इंडिकेटर्स का आपस में क्या लेना देना है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। रिसेशन का सबसे पहला संकेत मिलता है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के नंबर्स का कम होने से। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, उन्हें कुछ महीनों पहले से ही एडवांस में ऑर्डर मिल जाते हैं। अब जैसे ही ऑर्डर्स कम आने लगे, तो वो लोग नए लोगों को काम पर नहीं रखते और पुराने लोगों को भी निकालना शुरू कर देते हैं। अब जिनकी नौकरी चली जाती है, वो नई चीजों पे खर्चा करना कम कर देते हैं, जैसे नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे या नया घर खरीदने का प्लान कुछ समय के लिए कैंसिल कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरे लोगों के बिजनेसेस पे भी इसका असर होने लगता है। क्योंकि अब नई चीजों का डिमांड कम होने लगा है, ये दूसरे बिजनेस भी नए लोगों को नौकरी पर नहीं रखते और बेरोजगारी बढ़ती रहती है। इससे फिर से वही साइकिल चलता रहता है। ये चार्ट में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सी कंपनीज ने हजारों लोगों को काम से निकाल दिया और जिन कंपनीज पे कर्जा बढ़ गया, उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब बैंक्रप्सी फाइल कर दी। रिसेशन का असर नए कॉलेज स्टूडेंट्स पे भी होता है जब उन्हें जॉब नहीं मिलती है। ये सब सुन के बहुत डरावना लगता है। अगर आप रिसेशन में रोज न्यूज देखोगे, तो ऐसे लगेगा कि दुनिया का अंत आने वाला है। लेकिन अगर आप बिजनेस साइकिल समझ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि डाउनटर्न और रिसेशन तो इकोनॉमी का हिस्सा है। और पिछले 100-200 सालों का इतिहास उठा के देखो, तो पता चलेगा कि रिसेशन तो आता रहता है। इस रिसेशन में हमें इससे कैसे बचना चाहिए, वो जानना जरूरी है। रिसेशन के दौर में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। चलिए अब ये समझते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ने लगती है। साल 2020 में कोविड क्राइसिस के समय यूएस फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका की आरबीआई ने बहुत डॉलर्स प्रिंट किए और अपने देश के नागरिकों को स्टिमुलस पैकेज बांटे। अगर सबके पास ज्यादा डॉलर आ गए, तो वो ज्यादा खर्च करने लगेंगे और ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। अब क्योंकि पैसे तो ज्यादा आ गए, लेकिन दुनिया में चीजें तो उतनी की उतनी ही हैं, तो फिर यही लोग ज्यादा पैसे देकर चीजें खरीदने लग गए। जैसे मानो पहले 100 रुपए किलो एप्पल मिलते थे। अब क्योंकि सबके पास ज्यादा पैसे आ गए, लेकिन मार्केट में एप्पल्स तो उतने ही है, इसीलिए अब कुछ लोग 150 रुपए देके भी एप्पल खरीदने लगे। इससे उन एप्पल का भाव बढ़ गया। ऐसा सभी चीजों के साथ होने लगता है और महंगाई बढ़ जाती है। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। इससे पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। और इसी वजह से हमारे रोज की जिंदगी में काम आने वाली कई सारी चीजों का दाम बढ़ जाता है। ऐसे महंगाई हमारे लाइफ पर असर करती है। जब भी रिसेशन आता है, तब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि साल 2020 में कोविड के समय लोग घर पर बैठे थे और पैसा कमाने के ज्यादा रास्ते नहीं थे। तब लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। मार्च 2020 में स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे
और अच्छे भाव में मिल रहे थे। उस समय मार्केट में बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स ने नया पैसा लगाया और मार्केट बढ़ने लगा। इसे हम लिक्विडिटी ड्रिवन रैली कहते हैं। मतलब स्टॉक्स में तेजी तो आ रही थी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स के कारण नहीं, बल्कि लोगों के पास ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा लिक्विडिटी होने के कारण। इसी बीच ग्लोबल क्राइसिस आ गए और महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उसे देख के बाकी देशों ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट से निकालकर डेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और डेट में फिक्स रिटर्न मिलते हैं, तो डेट में भी अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब एफआईआई हमारे देश के स्टॉक्स सेल कर रहे हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ इंडियन रूपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपये की वैल्यू गिर रही है। इससे भी एफआईआई को लॉस होता है, इसीलिए हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे एक चीज का असर दूसरे पर होता है और दूसरे का असर तीसरे पे। यही इकोनॉमी का साइकिल है। ये चलता हुआ आया है और आगे भी चलता रहेगा। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले याद रखें कि तेजी के दिन थे, फिर मंदी आई और फिर कुछ दिनों बाद तेजी आएगी। इससे घबरा कर अपने शेयर्स को ना बेचें। जब मार्केट गिर रहा हो तो अच्छी कंपनी के शेयर्स सस्ते में मिल जाते हैं। इसे सेल की तरह समझिए और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कुछ लोग मंदी के मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसे बनाते हैं, लेकिन ये करने में बहुत रिस्क है और एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही करना चाहिए। और रही बात महंगाई और जॉब की, तो समय समय पर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। इससे आपकी जॉब जाने का खतरा कम रहेगा। महंगाई का आप पर क्या असर पड़ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने मिला हो तो आपको ये 2 वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिनवेस्टी चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।